हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक छोटा सा और आसान चैप्टर। नॉर्मली प्लांट फिजियोलॉजी के सीक्वेंस में ये चैप्टर सबसे लास्ट में आता है। चैप्टर का हमारा नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। चाहे अगर हम शुरू से बात करें तो वाटर रिलेशन का चैप्टर आता है, जिसमें पादप जल संबंध की बात की जाती है, वाष्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन की बात होती है, फिर खनिज पोषण के चैप्टर आता है, फिर फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन और उसके बाद जाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली ये जो हमारा चैप्टर है फिजियोलॉजी का, ये लास्ट में या फिजियोलॉजी में सबसे लास्ट में रखने के पीछे कारण कि जो कुछ हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं कि पौधा वाटर का अवशोषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, श्वसन कर रहा है, वाष्पोसर्जन कर रहा है, खनिज पोषण, ये जो सारी चीजें होती है पौधे में, इन सब का निष्कर्ष क्या है? पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार के कामकाज अल्टीमेटली पौधे का वृद्धि और विकास करते हैं। इसलिए यूं समझिए तो ये चैप्टर हमारे तमाम फिजियोलॉजिकल कार्यों का निष्कर्ष है कि एट लास्ट हमने फोटोसिंथेसिस भी किया और ऊर्जा के लिए श्वसन भी किया और सब कुछ करके पौधा कुल मिलाकर वृद्धि करता है, विकास करता है। ये चैप्टर बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें चैप्टर की शुरुआती भागों में वृद्धि और विकास के बारे में समझाया गया है और बड़ी जनरल सी बातें हैं। इसकी चीजें कई और दूसरी इकाइयों में, दूसरे चैप्टर्स में भी आती है। अब यहाँ मेनली ध्यान दिया गया पौधों की वृद्धि पर। पौधों की वृद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो जंतुओं में नहीं मिलती, और वृद्धि और विकास और इन सब चीजों की जनरल बातें पहले करेंगे, उसके बाद चैप्टर की बाद की चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। पौधों की वृद्धि, पौधे हो चाहे जंतु हो चाहे कोई भी जीव हो, हम ये बात जानते हैं कि जीवन का आरंभ एक इकाई कोशिका जायगोट से होता है। यह तो हमें पता ही है, जंतुओं में भी और पौधों में भी। एक जायगोट से जीवन का आरंभ होता है। जायगोट की कोशिकाएं विभाजन दर विभाजन करती जाती हैं और समूह बनता है, युग्मनज मतलब एम्ब्रियो बनता है, और फिर आगे जीव का विकास शुरू होता है। उसके बाद पहले तो शुरुआत में विभाजन होता है, उसके बाद कोशिकाओं में कार्य का बंटवारा होता जाता है और वो अपने काम के हिसाब से विशिष्टीकृत होती जाती है। और किसी कोशिका का अपने कार्य के हिसाब से विशिष्टीकृत हो जाना, इसी को हम कहते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन। और जायगोट से लेकर जीवन के अंत तक वृद्धि संबंधी कुछ न कुछ काम होता ही रहता है। तो वृद्धि दरअसल हमारे जीवन के चरण है कि हमारे अंदर जो कार्य हो रहे हैं उससे हमारे शरीर में वृद्धि भी हुई, नई नई चीजें बनी, सारी चीजें हुई। और वृद्धि के साथ विकास, विकास जो है इस पूरे कार्य का परिणाम कह सकते हो कि अगर हम एक जायगोट से लेकर एक परिपक्व जीव तक देखें तो हम कहते साहब बहुत विकास हो गया। लेकिन इस विकास में कई चरण आए और ये चरण वृद्धि के चरण थे। हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ समझने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था पौधों की, कि पौधों का जीवन एक जायगोट से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उसमें उसके विभिन्न भाग बनते हैं, जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल, बीज, सारी चीजें, और अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से वृद्धि ग्रोथ होती है। तो शुरुआत हमारी पादप वृद्धि की यहीं से होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पादप की जो जीवन की शुरुआत है, एक कोशिका जायगोट से विकसित होना शुरू होता है। एक परिपक्व पादप एक कोशिका जायगोट से विकसित होता है, ठीक है। जायगोट कई प्रकार की कोशिकाएं बनाता है और उसके लिए वो लगातार विभाजन करता है तथा विभेदित होता है। विभेदन क्या है? डिफरेंशिएशन। विभेदन डिफरेंशिएशन है, मतलब अपने विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्टीकृत होना। तो पहले जायगोट की कोशिकाएं लगातार विभाजन करके खूब सारी कोशिकाएं बनाएंगी और कोशिकाएं फिर अपने कार्यों के हिसाब से विशिष्टीकृत होती जाएंगी, मतलब विभेदित होती जाएंगी। और ये सारी कोशिकाएं बड़े अच्छे से व्यवस्थित होकर के पौधे के उत्तक बनाएगी। अब कोशिकाएं व्यवस्थित होकर पहले टिश्यू बनेगा, फिर बड़े बड़े अंग बनेंगे और इस तरह से पूरा पौधा बनेगा। सामान्य जो एक तरीका है, उत्तक बनेंगे, अंग का निर्माण करती हैं कोशिकाएं और अंत में एक जटिल पादप शरीर का निर्माण होता है। इस पादप शरीर में क्या क्या भाग होंगे? जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल, बीज, ये सारी चीज। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एक पूरा पूर्ण विकसित पौधा जिसके विभिन्न भाग होते हैं कैसे आया। जायगोट से शुरू हुआ, सतत विभाजन हुआ जायगोट में, कई तरह की कोशिकाएं बनी,
फिर कोशिकाओं में कार्य के हिसाब से विभेदन शुरू हुआ और फिर ये कोशिकाएं अलग अलग जगहों पर व्यवस्थित होकर उत्तकों का निर्माण करती है। फिर पौधे के अंग बनते हैं और इस तरह से पौधे के सारे विभिन्न भाग बनते हैं और एक परिपक्व पौधा तैयार होता है। ये तमाम कार्य वृद्धि की वजह से होते हैं। जड़, तना, पत्तियां और जो भी पौधे के विभिन्न भाग हैं, इसमें भी आप अगर वृद्धि के आधार पर और गौर करें तो पौधे का जो जड़ और तना वाला भाग है, ये जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ये जड़ और तना, ये असीमित वृद्धि दर्शाता है। जीवन पर्यंत ये वृद्धि करते रहें, तने वाला ऊपर का हिस्सा भी और जड़ भी नीचे की तरफ, ये लगातार वृद्धि करती है। ये पौधों की बड़ी खास बात है। सीमित जगहों पर ही सही, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत असीमित होती है। जगह सीमित है, केवल तने के ऊपरी भाग या जड़ के निचले भाग में, और वहां पर ये असीमित वृद्धि दर्शाते हैं। जबकि दूसरे भाग, पत्तियां, पुष्प, फल, बीज, ये सभी सीमित वृद्धि करते हैं और बल्कि निर्धारित अंतराल पर ये बनते हैं, परिपक्व होते हैं और गिर जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं और यही काम चलता रहता है। तो ये जो है ये सीमित वृद्धि दर्शाते हैं और एक निर्धारित अंतराल में बनते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि की अवस्थाएं थोड़ी अलग अलग हैं। हरी बात समझ, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं। हम भी तो वृद्धि कर, हमारा भी जीवन, हम छोटे थे, जायगोट से हमारा जीवन शुरू हुआ, जन्म हुआ, फिर उसके बाद बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए, तो शरीर में कई सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तरह तरह की कोशिकाएं, अंग, उत्तक सब बनते हैं। यही वृद्धि, यही विकास है। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं जनरल पौधे के बनने की। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास, इस पर वैसे डेवलपमेंट पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। पहले हम वृद्धि को समझें। विकास दो क्रियाओं का परिणाम है। एनसीईआरटी लिखती है डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस, और दो ही प्रोसेस कौन से हैं? वृद्धि एवं विभेदन। समझे कुछ? कि पहले वृद्धि होगी, कोशिकाएं बनेंगी, जीव बनना शुरू होगा, हर चरण पर वृद्धि हो रही है, साथ साथ में कार्य के हिसाब से विभेदन और विशिष्टीकरण होगा, और उसके बाद जाकर जो जीव बनेगा, ये पूरी तमाम क्रियाएं संयुक्त रूप से कही जाएगी डेवलपमेंट, विकास। ओके, तो डेवलपमेंट में दो चीजें आती हैं, वृद्धि और विभेदन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब हम पहले बात करेंगे ग्रोथ की, डेवलपमेंट को हम बाद में समझेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि पौधा एक कोशिका जायगोट से अपना जीवन आरंभ करता है, सतत विभाजन द्वारा पूरे एक विकसित पौधे में कन्वर्ट होता है, और इस पूरे कार्य में वृद्धि और विभेदन का चीज रहती है। अब हम पहले वृद्धि की बात करें, वृद्धि की सामान्य परिभाषा, और फिर पादप वृद्धि की क्या खास बातें हैं उन पर जिक्र करेंगे। तो वृद्धि की अगर मैं एक डेफिनेशन बताऊं, हम लोग जब बायोलॉजी का 11th क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर आता है सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में सजीवों के विशिष्ट लक्षणों पर बातचीत की गई कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये इकाई एक सजीव इकाई है। जीवित रहने के या जीवित होने के प्रमाण कुछ लक्षणों से आते हैं, और लिविंग वर्ल्ड के उस चैप्टर में आप देखेंगे वृद्धि एक प्रकार का लिविंग कैरेक्टर है, मतलब सजीव वृद्धि करते हैं, ये सजीवों का एक लक्षण है। और उसी बात को मैं यहाँ जोड़ रहा हूं कि वृद्धि को अगर मैं परिभाषित करूं तो ये सजीवों का आधारभूत लक्षण है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सजीव वृद्धि करता है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये सजीवों का आधारभूत लक्षण है। और अगर मैं परिभाषित करूं इसका, तो एक अंग अथवा उसका भाग अथवा इवन एक कोशिका। देखिए, वृद्धि आप किस स्तर पर देख रहे हो वो स्तर अलग अलग हो सकते हैं। एक कोशिका के स्तर पर भी वृद्धि हो रही है, एक छोटे से उत्तक के स्तर पर हो रही है, या एक अंग के स्तर पर हो रही है, या पूरे जीव के स्तर पर हो रही है। स्तर कोई भी हो सकता है, एक अंग, एक भाग, या यूं कहें एक कोशिका के आकार में, उसके आयतन में और वजन में होने वाले, ध्यान से देखिएगा, स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। स्पष्ट हिंदी में लिखा है। ठीक है, कि पौधे में पूरे पौधे की बात कर लें, उसके कुछ अंगों की बात कर लें, कुछ भागों की बात कर लें, या इवन एक कोशिका की बात कर लें, उसके आकार, आकृति, आयतन, वजन, इन सब में होने वाले स्थायी इरिवर्सिबल चेंजेस को वृद्धि, ग्रोथ कहते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंजेस, ग्रोथ कहना। मतलब जो हो गया सो हो गया, रिवर्स नहीं आता।
ऐसा कोई होगा हम छोटे हो गए हैं वापस, रिवर्स नहीं आ रहा। तो वृद्धि एक इरिवर्सिबल स्थायी परिवर्तन है, एक कोशिका में, एक अंग में, एक उत्तक में, किसी भाग में या पूरे जीव में, उसके आकार, आकृति, आयतन, वजन, इन तमाम बातों में जो भी स्थायी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उनको हम वृद्धि कहते हैं। ये एनसीईआरटी की बहुत आधारभूत डेफिनेशन है, आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि वृद्धि का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होंगे, ठीक है, एक बार जो बन गया सो बन गया। ओके, अब आप देखिए संपूर्ण जीव या उसके एक भाग में वृद्धि। अब जो वृद्धि होती है, या तो पूरे जीव की बात कर रहे हैं चाहे एक भाग की बात कर रहे हैं, वृद्धि में होता क्या क्या है। सबसे पहला काम होता है पदार्थों का संश्लेषण। भाई कोई चीज बढ़ेगी कैसे, तो कुछ चीजें संश्लेषित की जाएंगी। तो अंतःकोशिकीय एवं बहिर्कोशिकीय, कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर नए पदार्थों का संश्लेषण होता है। हमारी कोशिकाओं में उपापचय कार्य चलता है, और मैं आपको आगे कई चैप्टरों में बार बार बता चुका हूं कि उपापचय में दो भाग होते हैं, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। निर्माणकारी कार्य, संश्लेषणात्मक कार्य जिसको एनाबोलिज्म कहते हैं, विघटनकारी कार्य कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को मिलाकर बनता है मेटाबोलिज्म, उपापचय, ठीक है। और इसमें संश्लेषण भी होगा, आवश्यकता अनुसार पदार्थों का विघटन भी होगा, सब चलेगा। और यहाँ यही हम कहना चाह रहे हैं कि वृद्धि के अंदर होगा क्या क्या। तो सबसे पहले तो अंतःकोशिकीय एवं बहिर्कोशिकीय नए पदार्थों का निर्माण होगा, संश्लेषण होगा। वृद्धि के लिए संश्लेषण चाहिए, तो नई नई चीजें बनेगी कोशिका के अंदर बाहर। और जब संश्लेषण होगा, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी। जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो कोशिका के अंदर दीर्घीकरण भी होगा। और दीर्घीकरण होगा, जैसा कि हम सेल डिवीजन में पढ़ाते हैं कि जब सेल का आयतन बढ़ता है तो एक निर्धारित सीमा के बाद में वो विभाजन कर जाती है। तो सेल दीर्घीकरण होगा, उसके बाद विभाजन हो जाएगा, और फिर यही चलता रहेगा। तो वृद्धि में हर चीज है, सेल का विभाजन भी होना चाहिए, सेल का दीर्घीकरण भी होना चाहिए, नए पदार्थों का संश्लेषण, विभेदन, हर चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर नए पदार्थों का निर्माण, कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, सेल एनलार्जमेंट, ये सब चीजों से वृद्धि होती है। तो पौधे में या जीव में और उसके किसी भाग में वृद्धि किस वजह से हो रही है, तो वृद्धि नए पदार्थों के संश्लेषण से, कोशिका के दीर्घीकरण से, कोशिका के विभाजन से, इन सब से वृद्धि होती है। एक आधारभूत बात बताई गई है कि ये सारी चीजें पौधे में भी रहेंगी और जीवों में। वृद्धि की एक सामान्य आधारभूत बातें, परिभाषा है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होते हैं, बस ये ध्यान रखना। सामान्यतः जब वृद्धि होती है तो अच्छे स्तर का उपापचय चलता है। मेटाबॉलिज्म जितना हाई रेट पर होगा, इसका मतलब संश्लेषण भी हो रहा है, विघटन भी, उपापचय बड़ा अच्छे से चलेगा और उसी का नतीजा वृद्धि में आता है, ठीक है। सामान्यतः वृद्धि उच्च स्तर की उपापचयी क्रियाओं से संबंधित है, और इस उपापचयी क्रिया में दोनों एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन सम्मिलित होती है। यानी कि इसमें निर्माणकारी और विघटनकारी दोनों कार्य आएंगे, और हाई लेवल की उच्च स्तर का मेटाबॉलिज्म चलेगा, जो ही अंततः वृद्धि के अंदर दिखाई देगा। वृद्धि का उसके परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे साहब संश्लेषण तो समझ में आया, लेकिन विघटनकारी कार्य में वृद्धि कैसे? अब श्वसन कैटाबॉलिक होता है, हालांकि श्वसन को एम्फीबॉलिक भी कहते हैं, बट श्वसन कैटाबॉलिक है। लेकिन वो काम का है ना कि वो जटिल पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बना रहा है, उस ऊर्जा से हम नए पदार्थ संश्लेषित कर सकते हैं, अपने दूसरे काम कर सकते हैं। इसलिए कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों लिया जाएगा। लेकिन शरीर में, कोशिका में, जीव में वृद्धि या वजन तब बढ़ता है जब कुछ मात्रा एकत्रित हो। और आमतौर पर इसीलिए देखा गया कि वृद्धि के अंदर पूरे मेटाबॉलिज्म में आते तो दोनों है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, लेकिन वृद्धि तभी होगी जब एनाबॉलिज्म की मात्रा या दर कैटाबॉलिज्म से ज्यादा हो। संश्लेषण का कार्य विघटन के कार्य से ज्यादा होगा, तभी ना कुछ बचेगा, और बचेगा तो वृद्धि दिखाई देगी। तो वृद्धि के अंदर उच्च स्तर की उपापचयी क्रियाएं होंगी, जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को शामिल किया जाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि वृद्धि के दौरान एनाबॉलिज्म की दर कैटाबॉलिज्म की दर से ज्यादा होगी। अगर विघटनकारी कार्य ज्यादा होगा, निर्माण कम होगा, तो बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि कम होता जाएगा। वृद्धि बढ़ने का नाम है, स्थायी परिवर्तन है। आयतन में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार में वृद्धि, तो बढ़ेगी कब? जब संश्लेषण ज्यादा होगा। और इसीलिए वृद्धि में एनाबॉलिज्म की रेट कैटाबॉलिज्म से ज्यादा रहेगी।
लेकिन ये मत सोचे कि वृद्धि के अंदर कैटाबॉलिज्म को तो रखना ही नहीं है, रखना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें आएंगी, लेकिन एनाबॉलिज्म ज्यादा, कैटाबॉलिज्म कम। ठीक है, ये हमने वृद्धि को लेकर के कुछ जनरल बातचीत करी है। वृद्धि में अगर हम बात कर रहे हैं पौधों की वृद्धि की, ये तो एक जनरल वृद्धि क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और वो जनरल डेफिनेशन है, पौधे ही क्या हर जीव में होता है। तो ये ध्यान रखना एनसीईआरटी वाली लाइन कि जीवों के कोशिकाओं के आकार, आकृति, आयतन, वजन में होने वाले स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज वृद्धि कहलाते हैं। इसमें नए पदार्थों का संश्लेषण भी होगा, कोशिकाओं का दीर्घीकरण भी होगा, विभाजन भी होगा, सब चीजें आएंगी। मतलब एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी है। हालांकि एनाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा, कैटाबॉलिज्म कम, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वृद्धि नजर आएगी। अब पौधों की वृद्धि में कुछ खास बातें हैं जो संभवतः जंतुओं में नहीं मिलती। तो हम पहले पौधों की वृद्धि की कुछ खास चीजें लें। मैं हेडिंग और टॉपिक वही ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे और जरूरत भी नहीं है उसकी इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर पौधों की वृद्धि का, पादप वृद्धि के कुछ विशिष्ट लक्षणों में सबसे पहले आता है कि पादप वृद्धि असीमित होती, असीमित, इनडेफिनेट, अंग्रेजी में लिखते हैं प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कोई रुकने वाली बात नहीं, हमेशा होने वाली असीमित वृद्धि। पौधों के अंदर जीवन पर्यंत कुछ हिस्से हैं जहां लगातार वृद्धि होती है। इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ कहा जाता है पौधों को, जंतुओं में ऐसा नहीं होता। अभी तुलना करेंगे आगे। तो पौधों की जो वृद्धि वो असीमित होती है। यहां पर देखिए क्या है, असीमित और सतत वृद्धि की क्षमता रखते हैं। हालांकि पूरे पौधे की हर जगह ऐसा नहीं है। पौधे के कुछ विशिष्ट भाग होते हैं जहां पौधे लगातार सतत रूप से वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो कि उनके पूरे जीवन भर सतत रहती है और इसके कारण से पौधों में वृद्धि विशिष्ट मानी जाती है। पौधों की वृद्धि बड़ी यूनिक होती है। विशिष्ट का मतलब अंग्रेजी की अगर बात करें तो प्लांट ग्रोथ इज वेरी यूनिक, ये कहा है एनसीईआरटी। यूनिक क्यों है कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, इनडेफिनेट, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो लगातार जीवन पर्यंत सतत विभाजन होता है, सतत वृद्धि होती है, और यही पौधों की वृद्धि की विशेषता है, लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, पौधों की वृद्धि उसके शरीर के कुछ विशिष्ट स्थलों पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभजोतकों की वजह से होती है। अब ये सतत वृद्धि, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे पौधे में नहीं होती। पौधे में असीमित वृद्धि है, जीवन पर्यंत वृद्धि होगी, लेकिन पूरे पौधे में नहीं, कुछ विशिष्ट भागों में, कुछ विशिष्ट जगहों पर ही होगी। और ये जो विशिष्ट स्थल हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? तो हम एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं इनका नाम मेरिस्टम, विभजोतक। तो ये जो असीमित सतत वृद्धि है, ये सिर्फ कहां रहेगी? कुछ विशिष्ट स्थल जिनको कहते हैं मेरिस्टम या विभजोतक, इनमें। ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा ही पौधे में, नहीं, पूरे पौधे में ऐसे जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, लेकिन विभजोतक में होती। विभजोतक की कोशिकाएं सतत विभाजन करने की क्षमता रखती है, ये हम जानते हैं और ये हमें एनाटॉमी में भी पढ़ाया जाता है। ये लगातार विभाजन करती है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन्हीं की नई कोशिकाओं में फिर विभेदन होता है और पौधों के नए नए अंग और उत्तक बन जाते हैं और पौधे में वृद्धि दिखाई देती है। तो ये यहीं से होगी और जीवन पर्यंत चली जाती है। ठीक है, सतत वृद्धि जिसके कारण विभजोतक लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है, इस प्रकार की वृद्धि को खुले प्रकार की वृद्धि, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब आपसे पूछा जाए पौधों की वृद्धि कैसी, तो पौधों की वृद्धि असीमित है, इनडिटर्मिनेट है, यानी कि जीवन पर्यंत होने वाली सतत वृद्धि है। लेकिन पौधों की यह सतत वृद्धि केवल उसके कुछ विशिष्ट भागों में ही होती है। कौन से भाग? मेरिस्टम, विभजोतक, जहां सतत विभाजन, सतत नई नई कोशिकाएं बनती रहती। और ऐसी कोई भी वृद्धि जिसमें लगातार नई नई कोशिकाएं बना रहे हैं, जोड़ी जा रही हैं, उसको खुली वृद्धि कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो पौधों की वृद्धि जो है खुले प्रकार की वृद्धि, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कही जाती है। तो यही प्रश्न पूछे जाए तो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि लगातार असीमित सतत रूप से, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्सों में ही होती है, यानी कि स्थानीकृत होती है, मेरिस्टम विभजोतक में होगी। और इस तरह की जो वृद्धि जहां मेरिस्टम से लगातार नई नई कोशिकाएं बन रही है, पौधों की वृद्धि कैसी कहलाएगी? खुले प्रकार की या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं इसको।
तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पौधों की वृद्धि असीमित होती है वृद्धि को लेकर के। अब ये विभजोतक को लेकर मैं थोड़ी चीजें और बताना चाहूंगा। एक डायग्राम हमें एनसीईआरटी में दिया, मैंने वही लाके रखा है। ठीक है, विभजोतक आपको बताया जाता है कि एक परो शीर्ष पर होता है, तने के शीर्ष पर, और एक मूल शीर्ष में नीचे जड़ों में होता है, और बीच में भी बनते हैं विभजोतक, इंटरकैलरी भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो परो शूट अपेक्स वहां पर और एक जड़ों में। ठीक है, देखिए शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये परो शीर्ष है, यहाँ पर विभजोतक है, और एक रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ विभजोतक है, और दोनों विभजोतक अपना काम करते सतत रूप से। और इन विभजोतक की वजह से पौधे की लंबाई बढ़ेगी। ये तने को ऊपर ले जाएगा, जड़ को नीचे ले, ये ऊपर का भाग है तने का, ये जड़ का नीचे का भाग है, बीच में अपन ने ये छोड़ दिया, यहाँ पौधा है पूरा एक तरह से। तो डायग्राम थोड़ा समझने वाली बात है। विभजोतक जो कि जड़ और परो शीर्ष पर उपस्थित रहता है, पादप की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये जो है रूट एपिकल मेरिस्टम, शीर्ष विभजोतक तने का और जड़ का, ये लगातार विभाजन करके ये इस दिशा में ऊपर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये तो ऊपर लंबाई बढ़ाएगा, ये जमीन के अंदर घुसेगा। तो हमेशा शीर्ष विभजोतक जो है वो लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं, और ये वृद्धि सभी पौधों में होती है, प्राथमिक वृद्धि कही जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और प्राथमिक वृद्धि सभी प्रकार के पौधों में पाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हर पौधों में एक शीर्ष विभजोतक शूट पर, परो पर, और एक मूल शीर्ष विभजोतक होगा, और ये लंबाई बढ़ाने में काम है। ये अलोंग द एक्सिस लंबा करेंगे पौधे को, तो ये लगातार लेंथ बढ़ती है, और ये चीज तो हम एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं मेरिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ पौधे जो बहुवर्षीय होते हैं मेनली, उनमें हम देखते हैं कि जीवन में बाद में जाकर के मध्य के भागों में भी विभजोतक कोशिकाएं पुनः बनता है। पहले नहीं था, बाद में बनता है। ये द्वितीयक उत्पत्ति का होगा, पहले था ही नहीं, बाद में बना है। जो शुरू से है वो प्राथमिक, तो ये तो प्राथमिक है, और इनकी वृद्धि भी क्या कहलाएगी, प्राथमिक वृद्धि। लेकिन बाद में मध्य के भागों में हमें पार्श्व स्थिति पर कैम्बियम ऐधा बनता हुआ दिखता है, संवहन ऐधा वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो दिख रहा है डॉट 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 लाइन जो दिखा रखी है, ये जो इस तरह से, ये या इधर भी है, इधर जड़ों में भी है, ये हमने लिख भी रखा है वेस्कुलर कैम्बियम संवहन ऐधा। ठीक है, तो शीर्ष विभजोतक तो इस तरह से वृद्धि कर रहा है, लेकिन संवहन ऐधा में देखो डायरेक्शन दिखा रखा है, ये इस तरह से वृद्धि करेगा, यूं चौड़ाई बढ़ाएगा। तो जीवन के बाद के दिनों में जाकर के मध्य के इन भागों में संवहन पुल बनते हैं, संवहन ऐधा कैम्बियम बनता है, और ये लेटरल साइड में वृद्धि करके तने की चौड़ाई मोटाई बढ़ाता है, व्यास बढ़ाता है। ये द्वितीयक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो वृद्धि तो यहां भी हो रही है ना। इसमें क्या है देखो, ये कहां कहां मिलेगा, केवल द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म, सभी पौधों में नहीं। एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकोट, मोनोकोट में नहीं। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। द्विबीजपत्री में होती है, जिम्नोस्पर्म में भी होती है। तो इन पौधों में कुछ विभजोतक इनके जीवन में बाद में उत्पन्न होते हैं, ये पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टम कहलाते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, संवहन ऐधा, कॉर्क ऐधा, ये बाद में बनते हैं, और ये द्वितीयक उत्पत्ति को होते हैं। इनसे जो है पौधे की चौड़ाई या व्यास में वृद्धि होती है, और इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ये चौड़ाई में वृद्धि करता है, और इसे द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो पौधों के अंदर मैंने आपको कहा कि वृद्धि सतत होती है, पूरे जीवन पर्यंत होती है, लेकिन एक यहाँ पर शर्त क्या है, पूरे जीवन वृद्धि होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में ही होगी। उन हिस्सों को क्या कहेंगे, विभजोतक कहेंगे। समझ में आ गई बात। और इस तरह की जो वृद्धि, ये ओपन फॉर्म ऑफ वृद्धि, खुले प्रकार की वृद्धि कहलाती है, जो विभजोतक पौधे में शुरू से उसके जन्म के समय से है, ये कहलाते हैं शीर्ष विभजोतक, जो तने के शीर्ष पर और मूल के शीर्ष पर होते हैं, और ये पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं इन्हें, और इनसे होने वाली वृद्धि प्राथमिक ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ कही जाती है, और ये सभी पौधों में पाई जाती है। लेकिन कुछ पौधे द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म, इनमें बाद में पार्श्व व्यवस्था के आधार पर पार्श्व स्थिति में एक और कैम्बियम बनता है, कैम्बियम या यूं कहें विभजोतक बनता है, जो उनकी चौड़ाई या व्यास बढ़ाता है। इसलिए आप देखिए कि तने के अंदर बाद में मोटाई बढ़ती है, और ये जो मोटाई बढ़ना है, ये द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। अब पौधे की वृद्धि का थोड़ा सा पैटर्न ही अलग है। तो ऊपर और नीचे के शीर्ष तो लगातार वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन अब बीच का हिस्सा जो है वो फिक्स हो गया, वो नहीं बढ़ रहा।
लंबाई अगर पौधे की बढ़ रही है तो खाली ऊपर ऊपर बढ़ रही है या जमीन जड़ों में जहां ये विभज्योतक है, बीच वाले हिस्से में केवल मोटाई बढ़ती है। इसीलिए कई बार एनाटॉमी में कहा भी जाता है कि आप जमीन से एक निर्धारित ऊंचाई पर मान लो 1 मीटर 2 मीटर पर एक कील लगाते हैं, और यदि पौधे में जो है प्रति वर्ष इतनी मात्रा में वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो बताइए 5 साल बाद या 10 साल बाद वो कील किस ऊंचाई पर मिलेगी? ऐसे प्रश्न बनते हैं। और आंसर होता है कि कील अगर मान लो 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाई है तो कई वर्षों बाद 5-10 वर्षों बाद वो 1 मीटर पे मिलेगी, क्योंकि मध्य का जो भाग है इसमें अब लंबाई नहीं बढ़ रही, अब इसमें चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई सिर्फ ऊपर नीचे रह गई। तो देखिए पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत हो रही है, लेकिन हिस्से बटे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में विभज्योतक है और उसके हिसाब से वृद्धि हो रही है। कहीं तो केवल लंबाई बढ़ रही है, कहीं चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये पौधों की वृद्धि की विशेषताएं हैं। इनडिटर्मिनेंट होती है लेकिन स्थानीकृत होती है, और इसीलिए मैंने पौधों और जंतुओं की वृद्धि में एक तुलना करी है। देखिए इसको समझिएगा कि पौधों की वृद्धि और जंतुओं की वृद्धि में हम तुलना करते हैं, पादप वर्सेस जंतु। तो दो खास बातें पौधों की वृद्धि में, स्थानीकृत एवं असीमित, मतलब पर्टिकुलर कुछ जगहों पर, कौन से स्थान पर केवल विभज्योतक पर होती, लेकिन जीवन पर्यंत होती है, यानी कि असीमित होती। लोकलाइज्ड लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन कुछ जगहों पर फिक्स है। जंतु में वृद्धि पूरे शरीर में होगी, ऐसा नहीं कि 1-2 अंगी बढ़ रहे हैं। अपना ऐसा थोड़ी होता है कि खाली ऊपर का और नीचे का हिस्से बढ़ रहा, बीच वाला ऐसा कैसे ही? बोले हाँ सर, हमने देखा लंबाई तो अपना ऊपर नीचे बढ़ती, बीच में लोगों का पेट बढ़ता, चौड़ाई बढ़ रही। ऐसा नहीं है। मानव में या जंतुओं में हर अंग में वृद्धि होती है, हर चीज उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो जंतुओं में वृद्धि जो है विस्तृत प्रकार की संपूर्ण शरीर में होती है, लेकिन सीमित होती है निर्धारित आयु तक। अंतर समझ में आया? ये स्थानीकृत है, ये विस्तृत है। ये शरीर के कुछ हिस्सों में होगी, ये पूरे शरीर में होगा। पौधों में वृद्धि असीमित जीवन पर्यंत होगी, तो ये जो है सीमित होगी, कुछ आयु तक ही रहेगी। इस तरह से पौधों और जंतुओं की वृद्धि में एक आधारभूत अंतर है। ठीक है, ये जो बातें मैं कर रहा हूं उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना कि जो पौधे 1 वर्षीय 2 वर्षीय होते हैं, उनमें अगर मैं ये कहूं कि जीवन पर्यंत वृद्धि, उनका जीवन ही कम है, तो उनमें निर्धारित अवधि तक की वृद्धि होती है, क्योंकि उनका जीवन वैसे भी कम है। 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पौधों में वृद्धि एक निश्चित समय के लिए सीमित होती है। इनमें असीमित वृद्धि नहीं कहेंगे। जो बहुवर्षीय पौधे हैं वहां हम कहेंगे असीमित वृद्धि। ये तो बेचारे 1 साल 2 साल वाले पौधे हैं, तो इनकी वृद्धि सीमित होती है। ये एक अलग से ध्यान रखना कि 1 वर्षीय 2 वर्षीय पौधों में वृद्धि निश्चित समय तक सीमित रहेगी। बाकी जो बड़े बहुवर्षीय पौधे हैं उनमें वृद्धि असीमित और स्थानीकृत होगी। जंतु में वृद्धि डिफ्यूज यानी कि विस्तृत, लेकिन सीमित होगी, लिमिटेड ग्रोथ। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है। लेकिन जो अनलिमिटेड है वो केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित है, और ये जो लिमिटेड है ये पूरे शरीर में होती है। तो जंतु और पौधों की वृद्धि की अच्छे से तुलना आ जानी चाहिए। तो पौधों की वृद्धि की विशेषताओं में मैंने आपको एक विशेषता बताई कि पौधों की वृद्धि असीमित इनडिटर्मिनेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। वृद्धि माप योग्य है, ग्रोथ इज मेजरेबल। वृद्धि का एक और लक्षण कि चलिए वृद्धि असीमित तो होती है, इनडिटर्मिनेंट, लेकिन वृद्धि को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मेजरेबल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई वृद्धि हुई है? तो हम देखते हैं ना कि आंखों से देखने पता चलता बढ़ोतरी हो रही, बढ़ रहा है कोई। अब बढ़ कहाँ रहा है? वजन में बढ़ रहा है, सतह क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है ना। तो देखिए वृद्धि को नापने के, महसूस करने के तरीके हैं। वैसे अगर मैं बिल्कुल अंदर जाऊं तो कोशिकीय स्तर से वृद्धि शुरू हो रही है। मैंने कहा था वृद्धि का मतलब है कि नए पदार्थों का निर्माण, और कोशिका में जब नए पदार्थों का निर्माण होगा, एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तभी ना वृद्धि होगी। और जब निर्माण होगा तो जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी। सही मायने में कोशिकीय स्तर पर वृद्धि का मतलब है जीव द्रव्य की मात्रा का बढ़ना। अब जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने को अपन तो देख नहीं सकते, और नहीं अपन उसको नाप सकते, माप सकते हैं। तो उस जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने से पौधे के किस हिस्से में क्या फर्क पड़ा, कौन सा अंग कैसा बढ़ा या घटा, जो भी हुआ, हम उनको नापते हैं। तो जीव द्रव्य की मात्रा का सीधा आकलन नहीं लगाते, बल्कि उसकी मात्रा बढ़ने से जो फर्क पड़ता है उससे हम वृद्धि को नापेंगे, मापेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं वृद्धि माप योग्य होती है। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर पर होने वाली वृद्धि जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है, जो मैंने आपको बताया।
लेकिन जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी अनुपात में हो। तो हम सीधे जीव द्रव्य में कितनी वृद्धि हुई ये नहीं नाप पाते, लेकिन इससे जो शरीर के भाग में जो भी फर्क आ रहा है, कई और दूसरे तरीके हैं, उनको नापा जाएगा जो आपके जीव द्रव्य वृद्धि के प्रोपोर्शन में ही चली। ठीक है। अब पौधों में वृद्धि को नापने के तरीके क्या क्या हैं, किस तरह से नापा जाता है, कुछ नापा जाता है, कुछ पॉइंट्स देखिए इसमें। ठीक है। सबसे पहला, अब देखिए कुछ अलग दूसरी मात्राओं से नापेंगे। बढ़ तो जीव द्रव्य रहा है, लेकिन उसको देखेंगे कैसे, मापेंगे कैसे। एक तरीका है ताजा भार और शुष्क भार। ये तो आप इकोलॉजी पढ़ते हैं 12th में, तब भी आए। एक पौधा है, मान लो उसको लिया, उसका वजन कर लिया, तो जो वजन आया ये उसका ताजा भार हुआ। ताजा भार का मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी की भी मात्रा है, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसको फ्रेश वेट कहते हैं। फ्रेश वेट कभी भी हमें सही मात्रा में वृद्धि की जानकारी नहीं देता, क्योंकि अब उसमें पानी की भी मात्रा हो सकती है, कुछ और चीजें भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बार को शुरुआत में तो केवल ताजा भार निकाल करके अंदाजा लगा सकते हो। थोड़ा और स्पष्ट चाहिए अंदाजा, तो फिर उसको सुखा लो ताकि पूरा पानी वाष्पीकृत हो जाए और जो भी चीजें, पानी, हवा सब निकल जाए। अब उसके बाद जो बचा उसको मापो, तो वो आएगा ड्राई वेट। और ड्राई वेट जो है वृद्धि का ज्यादा अच्छा पैरामीटर माना जाएगा। तो ताजा भार, शुष्क भार नाप करके भी वृद्धि निकाल सकते। जैसे फल उग रहा है, तोड़ो मत फल को, लेकिन फल को वजन तो ले ही सकते हो, उसका वजन ले लो। 5 दिन बाद फिर वजन ले लो, तो वजन बढ़ेगा। तो वजन नाप करके वृद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तो वृद्धि को नाप रहे हैं, तो वृद्धि को कैसे कैसे मापें, तो वजन नाप करके ले सकते हैं। दूसरा क्या है, कोशिकीय आकार में वृद्धि, दीर्घीकरण। कोशिकाएं पहले छोटी हैं, अंदर पदार्थों का संश्लेषण हुआ, बड़ी होगी। तो जीव द्रव्य की जब मात्रा बढ़ेगी तो कोशिका का आकार बढ़ेगा। तो कोशिका का आकार नाप करके हम वृद्धि का पता लगा सकते हैं। तो आकार में वृद्धि से भी पता चलता है। इसका एक उदाहरण एनसीईआरटी ने दिया, मैं वही दे रहा हूं। तरबूज की एक कोशिका का उदाहरण दिया है कि तरबूज की कोशिका शुरू में बड़ी छोटी होती है, फिर उसके आकार में वृद्धि होने लगती है, दीर्घीकरण। और वह बताते हैं कि तरबूज की कोशिका अपने शुरुआती आकार से 3.5 लाख गुना बढ़ जाती है बाद में। देखा कितनी वृद्धि हुई। तो दीर्घीकरण से तो बहुत खतरनाक वृद्धि होती है। तो यहाँ ये तरबूज में कोशिकाएं 3,50,000 गुना तक आकार में वृद्धि कर जाती है। अगर एक कोशिका 3.5 लाख गुना बढ़ गई, तभी तो आप देखो, अगर बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ लोगे तो कितना बड़ा वृद्धि एकदम से दिखेगा। तरबूज के फल में वृद्धि, जो भी तरबूज का एक एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि कोशिका के आकार में वृद्धि से भी हम वृद्धि नाप सकते हैं। और आकार में वृद्धि होने का मतलब जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ रही, इसीलिए हो रहा है। वजन में भी वृद्धि हो रही, क्योंकि जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ रही। मूल रूप से तो जीव द्रव्य बढ़ रहा है। अब वो हम किस रूप में देख रहे हैं, वजन के रूप में, आकार के रूप में, और भी हैं। एक और देखिए, एक और क्या आता है, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। अब कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें वजन की बजाय क्षेत्रफल से निकाले। जो चपटे अंग होते हैं, पत्तियां, उसमें सरफेस एरिया क्या देखेंगे, चपटे अंग जैसे पत्ती, इसकी वृद्धि को हम सतह क्षेत्रफल से नापेंगे। जितना सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब वृद्धि हो रही है। अब आपको हम तो पत्ती तोड़ लाए नापने के लिए, तो फिर कहाँ वृद्धि होगी, तो टूट गई। तोड़ना नहीं है, मैंने कहा ना, फल को लगे हमने वजन ले लिया। ऐसे ही पत्ती जो पौधे में लग रही, उस पत्ती को तोड़ो मत। ट्रेस पेपर या ग्राफ पेपर होता है, उस पत्ती को ऐसे ग्राफ पेपर पर रख दी और उसका एक आरेख बना दिया, आउटलाइन बना दी पत्ती की। ठीक है, पत्ती लगी हुई है। अब अपने पेपर पर पत्ती का एक आकार आ गया कि भाई इतनी बड़ी है। आप उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लो। फिर 4 दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से वापस उस पत्ती को एक नए कागज पे लो, फिर उसका एक आउटलाइन बना लो। ठीक है, अब पहले वाला जो था और बाद वाला दोनों की तुलना कर लो कि पहले इसकी साइज इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो वृद्धि हुई ना, क्षेत्रफल बढ़ गया। चपटे जितने भी अंग होते हैं, पत्तियों जैसे चपटे, उनमें सतह क्षेत्रफल से वृद्धि नापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल से भी वृद्धि का अंदाजा लगता है। नियमित अंतराल पर ग्राफ पेपर के पर आरेख खींच कर इसे ज्ञात कर सकते हैं। वही बताया, ग्राफ पेपर पर आरेख खींच के हम
पत्तियों का, चपटे अंगों का वृद्धि का पता लगा सकते हैं। मतलब वृद्धि माप योग्य है, ग्रोथ मेजरेबल है। तो मापेंगे कैसे वो बताए जा रहे हैं कि साहब वजन ले लो, कोशिकाओं का आकार ले लो, सतह क्षेत्रफल नाप लो, और भी तरीके हैं। आयतन में वृद्धि वॉल्यूम से निकाल लो, आयतन भी तो बढ़ेगा। जैसे फल में मैंने कहा था वजन, वजन के साथ फल का आयतन आकार भी तो बढ़ता है। तो फलों में या जो संग्राहक उत्तक है जिसमें भोजन संग्रह होता है, आलू, फल हो गया, आलू, मतलब कोई भी संग्राहक अंग जो है में वृद्धि उनके आयतन का पता करके नापी जा सकती। उनका आयतन बढ़ेगा, उसमें भोजन संग्रह हो रहा है तो उसका आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वॉल्यूम में आयतन में वृद्धि, आयतन को भी नाप करके वृद्धि का पता लगा सकते हैं। और क्या है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ये तो फिर होना ही है। विशेष रूप से विभजोतक में जहां कोशिकाएं लगातार विभाजन हो रही है, वहां कोशिकाओं की संख्या भी वृद्धि दर्शाने का एक तरीका है। और बल्कि वृद्धि की दर पता चलेगी कि एक इकाई समय में कितनी कोशिकाएं बनी, कि 1 घंटे में 5 कोशिकाएं बनी, 50 बनी, 100 बनी। तो ये जो है वृद्धि की दर के बारे में अनुमान देगी हमें कि कोशिकाओं की संख्या, एक इकाई समय में कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, वृद्धि की दर पता चलेगी। तो ये भी वृद्धि निकालने का, नापने का, देखने का एक तरीका है। और अच्छा, इसमें भी एनसीईआरटी में मक्का का एक उदाहरण दिया हुआ है, वो तरबूज वाला उदाहरण ध्यान रखना है। अब मक्का की बात कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया वही बात कर रहे हैं अपन, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मक्का की मूल शीर्ष विभजोतक कोशिका, जड़ों का जो शीर्ष विभजोतक है उसकी कोशिका 17,500 से भी ज्यादा नई कोशिका बना देती है 1 घंटे में। मैंने कहा ना कि कोशिकाओं की जब संख्या निकालोगे तो दर पता चलेगी। प्रति घंटा 1 घंटे में मक्के की मूल शीर्ष की विभजोतक कोशिका 17,500 कोशिकाएं बना देती हैं। ये इसकी वृद्धि है, दर पता चली। तो 17,500 से अधिक कोशिकाएं प्रति घंटे उत्पन्न कर सकती हैं। ये एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, सीधे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। तो कोशिकी की संख्या में वृद्धि से भी हम वृद्धि का पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और है लंबाई में वृद्धि। लंबाई नाप लो। अब अपना तना है मान लो, तो तना तो लंबाई से पता चलेगा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तने की लंबाई, पराग नलिकाओं की वृद्धि, उसकी लंबाई नाप की तो होगी। तो अलग अलग प्रकार के अंग अलग अलग तरह के मापने योग्य पैमानों से नापे जाएंगे। तो लंबाई में वृद्धि जैसे कि तने और पराग नलिका की वृद्धि, तो वृद्धि माप योग्य है। मापेंगे कैसे? वृद्धि हो रही है जीव द्रव्य में बढ़ोतरी के कारण। अब मापने के तरीके क्या क्या हो गए कि साहब वजन ले लो, ताजा भार, शुष्क भार, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाए, दीर्घीकरण उससे पता चल जाए। पत्तियों जैसे चपटे अंग में सतह क्षेत्रफल नाप लो तो वृद्धि का पता चल जाएगा। ठीक है। फल जैसे संग्राहक जो अंग है उनका आयतन ले लो, आयतन से पता चल जाएगा। कोशिका की संख्या गिन लो, संख्या से भी वृद्धि का अंदाजा लगेगा। और नहीं तो लंबाई नाप लो। तो अलग अलग प्रकार के ये पैमाने हैं जिनसे वृद्धि को नापा जाता है और वृद्धि के बारे में पता लगाया जाता है। तो वृद्धि को मैंने वृद्धि के बारे में दूसरी बात बताई। पहले तो हमने वृद्धि क्या है ये समझा, फिर हमने पौधों की वृद्धि की विशेषताओं में पहली बात करी कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, असीमित वृद्धि है जीवन पर्यंत, लेकिन कुछ विशिष्ट भागों में होती है। प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि सब बताया। उसके बाद वृद्धि को नापा जा सकता है, तो नापेंगे कैसे, उनके विभिन्न पैमानों की बात करी हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, अच्छा इसी के साथ साथ देख लो, जब अब वृद्धि मापने की बात चल रही तो मापने के तरीके और यंत्र, कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने वृद्धि को मापने के तरीके बताए हैं, यंत्र भी बनाए हैं। ये अपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। फिर भी जब वृद्धि के मापने की इतनी बात चल रही तो मैं यंत्र के केवल नाम बता रहा हूं, आपको उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वृद्धि नापने का एक तरीका तो एक प्रत्यक्ष विधि, जैसे तने की लंबाई में खुद ही फीता लेके नाप लिया अपन ने, तो ये डायरेक्ट नाप लिया। पत्ती का सतह क्षेत्रफल अपन ने नाप लिया डायरेक्ट। तो कई सारी वृद्धि तो हम डायरेक्ट ही मेजर करके निकाल सकते, तो प्रत्यक्ष विधि। इससे तो जो बड़ी बड़ी वृद्धि हो रही वो दिख जाएगी। अगर बहुत छोटे छोटे स्तर पर वृद्धि हो रही सूक्ष्म, तो इसके लिए यंत्र काम में लेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, इसमें क्या है, ये माइक्रोस्कोप इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगा करके तने में किस तरह की वृद्धि हो रही है या पौधे के विभिन्न भागों में क्या बढ़ रहा है, स्थायी जगह, एक जगह स्थायी लगा करके हम उसमें देखते हैं और नापते हैं। ये एक तरीका है। मैंने कहा ना कि इसके तरीकों में जाना नहीं है, नाम याद रखना है। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से एक वृद्धि नापने का यंत्र और बनाया गया, ऑक्जेनोमीटर।
ऑक्सीनोमीटर दो तरह के हैं, एक तो होता है आर्क ऑक्सीनोमीटर, ये लंबाई वगैरह नापने में काम आता है। एक होता है फेफर्स ऑक्सीनोमीटर, जो इससे थोड़ा सुधरा हुआ रूप है, फेफर वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑक्सीनोमीटर वृद्धि नापने के काम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धि मापक यंत्र ऑक्सीनोमीटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप और एक भारतीय वैज्ञानिक ने, प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसको कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पादप वृद्धि नापने का एक अच्छा यंत्र है और भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया, गर्व वाली बात है, याद भी होना चाहिए। तो जेसी बॉस द्वारा विकसित किया गया क्रेस्कोग्राफ, ऑक्सीनोमीटर जिसमें आर्क ऑक्सीनोमीटर, फेफर ऑक्सीनोमीटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप या प्रत्यक्ष विधि से वृद्धि नापी जा सकती है। तो वृद्धि किन किन पैमानों से हम नापेंगे और क्या तरीके रहेंगे, यंत्र कौन से होंगे, ये ध्यान रखने अपने को साथ में। अब हम आते हैं वृद्धि के कुछ और भागों में और वृद्धि के चरणों की बात करते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के चरण बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे तो कह रही आप जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो मूल शीर्ष परो शीर्ष की जब बात करते हैं, शीर्ष विभज्योतक जब पढ़ाते हैं तो वहां ये चीजें वहां भी आ चुकी होती हैं। अब क्योंकि वृद्धि की बातें तो यहाँ तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ, पादप की वृद्धि 3 चरणों में होती है और तीनों चरण आप पौधे में देख सकते हो एक साथ। और कहाँ हो रहा है? विभज्योतक में, क्योंकि वही होती है ना सतत वृद्धि। तो आप देखिए सबसे पहला चरण कौन सा होता है? विभज्योतकीय चरण अथवा कोशिका विभाजन चरण, मेरिस्टेमेटिक फेज या फेज ऑफ सेल डिवीजन। पहला काम विभाजन, कोशिकाएं विभाजन हो, और ये काम सिर्फ विभज्योतक में होता है, इसलिए विभज्योतकीय चरण कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। और ये हमारे जड़ों में भी बिल्कुल शीर्ष पर, तने में भी बिल्कुल ऊपर शीर्ष पर, वहां छोटा सा विभज्योतक होता है और वहां की कोशिकाएं सतत विभाजन करती है, कोशिका की संख्या बढ़ेगी। तो यह पहला चरण है और यह उस जगह होता है जहां विभज्योतकीय कोशिकाएं उपस्थित है, वही मेरिस्टेम में होगा, ठीक है। पादप के परो तथा मूल शीर्ष में यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है, ठीक है। यहाँ कोई और ज्यादा कुछ नहीं, बस संख्या बढ़ रही है कोशिकाओं की। तो पहला काम है कोशिका विभाजन, और ये विभज्योतकीय क्षेत्र में सबसे ऊपर शीर्ष पर या बिल्कुल नीचे मूल शीर्ष पर होगा। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है वो थोड़ा सा वो ध्यान रख ले, ये भी अगेन एनाटॉमी का लक्षण। वृद्धि के इस चरण की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य, वृहद केंद्रक, उच्च श्वसन दर, प्राथमिक कोशिका भित्ति वाली होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें जीव द्रव्य सघन होता है, श्वसन दर उच्च होती है क्योंकि विभाजन में ऊर्जा चाहिए, तो श्वसन अच्छी खासी होगी। श्वसन दर उच्च, सघन जीव द्रव्य और बड़ा केंद्रक होगा क्योंकि विभाजन करने वाली कोशिकाओं के लक्षण है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति, अब हम सेल पढ़ते हैं जो कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति लचीली होती है, पतली और लचीली होती है। और ये तो कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं तो पतली लचीली भित्ति चाहिए ताकि इनको अलग तो कर सके। अगर दृढ़ कठोर भित्ति बन गई तो विभाजन ही नहीं होगा, इसलिए विभाजन करने वाली कोशिकाओं में प्राथमिक भित्ति पाई जाती है। ये बात आपको सेल में भी पढ़ाते हैं। तो ये विभाजन करने पहला फेज हो गया मेरिस्टेमेटिक फेज, छोटा सा हिस्सा होता है, लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं, और ये सघन जीव द्रव्य, वृहद केंद्रक वाली और प्राथमिक भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनमें श्वसन दर भी उच्च रहता है। अब ये तो केवल नई कोशिकाएं बना दी और विभज्योतक खत्म नहीं होता, विभज्योतक आगे बढ़ता जाता है। जैसे एक विभज्योतक कोशिका से 2 कोशिका बनी तो अब उसकी एक कोशिका तो विभज्योतक ही रहेगी, एक जो है वो परिपक्व होने लगेगी। इस तरह से चलता, अभी आगे बताऊंगा मैं। पहला चरण हो गया विभज्योतक का। अब दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरा चरण है दीर्घीकरण चरण, फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ एनलार्जमेंट। अब विभाजन नहीं हो रहा, ये होता है विभज्योतकीय क्षेत्र के ठीक पीछे। तो विभज्योतकीय क्षेत्र में जो कोशिकाएं विभाजन हो रही हैं उनमें कुछ कोशिकाएं तो विभज्योतकीय रहेंगी, बाकी जो कोशिकाएं वो अब इलोंगेशन जोन में चली जाएंगी। इलोंगेशन में अब कोशिका विभाजन न करके पदार्थों का संश्लेषण करके आकार में बढ़ेगी, एनलार्जमेंट होगा, दीर्घीकरण। और ये ध्यान रखना, संख्या या विभाजन करके आप उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं देख पाएंगे जितनी कोशिकाओं को एनलार्ज करके देखें। तरबूज की एक कोशिका 3.5 लाख गुना बढ़ गई, तो एनलार्जमेंट हो रहा है। और यहां आपको बड़े अच्छे से एकदम वृद्धि होती हुई दिखेगी, तने का भाग या जड़ का भाग एकदम वहीं पर ही सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, यहां पर दिखेगा। ये कोशिकाएं दीर्घीकरण होती है, विभज्योतक क्षेत्र के आगे की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। अब ये फैलेगी कैसे?
तो इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं बन जाती, तो इसका आकार बढ़ता है, संश्लेषण भी होता है पदार्थों का और रिक्तिकाएं भी हो जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है और इसमें नया कोशिकीय भित्ति पदार्थ भी जमा हो। पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति थी, अब ये आकार में बढ़ेगी और जितना बढ़ना उतना बढ़ जाएगी, उसके बाद इसमें द्वितीय कोशिका भित्ति भी बनेगी, तो नया कोशिकीय भित्ति पदार्थ भी जमा हो रहा है और भी संश्लेषण होगा, रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होंगी, जिसकी वजह से ये पूरा दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं बढ़ी और इस हिस्से में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई देती है। मैं आपको उसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, एनसीईआरटी का डायग्राम लेंगे अपन कि दीर्घीकरण क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखेगी। इसके बाद तीसरा क्षेत्र जो इसके आगे होता है, ठीक पीछे कहो आगे कहो, ये होता है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वता चरण या विभेदन का चरण, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कोशिकाएं जितनी एनलार्ज होनी हो गई, अब उसके बाद कोशिकाओं के काम का बंटवारा होगा, किसको करना क्या है, और जो जिस कोशिका को काम मिलेगा, कोशिकाएं अपने कार्य के हिसाब से विशिष्टीकृत हो जाएंगी, इसी को कहते हैं परिपक्वता या विभेदन। समझ गए? अब ये विभाजन कुछ नहीं करेंगे, विभाजन तो सिर्फ आगे वाली कर रही है, तभी हमने कहा था सतत वृद्धि तो वही होती। अब यहाँ क्या हो रहा है, दीर्घीकरण क्षेत्र के आगे उपस्थित कोशिकाएं विभेदन दर्शाती हैं। ये संरचनात्मक विभेदन या कार्यकीय विभेदन के द्वारा विशेष प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारा जो विभेदन है, विभेदन भी दो तरह का, या तो संरचना में विशिष्टीकृत है, संरचनात्मक विभेदन, और या फिर कार्यकीय के कुछ विशिष्ट काम भी दे दिए जाए। तो संरचना निर्माण और कार्य दोनों तरह से विभेदन होता है। संरचनात्मक विभेदन में क्या आता है, कोशिका एक निश्चित आकृति, आकार और संगठन प्राप्त करती है। अब मान लो इस कोशिका को जाइलम में कन्वर्ट होना है, पौधा है तो जाइलम बने, फ्लोएम बने, पेरिसाइकल बने, या सामान्य कोर्टेक्स की कोशिकाएं, तो ये अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं पौधे में पाई जाती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये सब अब बनेगी, तो उनकी संरचना में परिवर्तन आएगा। तो संरचना में परिवर्तन आकर के विशिष्टीकृत होना संरचनात्मक विभेदन। साथ साथ में कोशिकाओं को काम भी बांट दिया जाता है कि पत्तियों के अंदर भैया इन कोशिकाओं मध्य तक को काएगा, आपका काम है प्रकाश संश्लेषण करना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए विशिष्ट हो गए। फ्लोएम को काय भोजन संचरण करना है, जाइलम को काय पानी ले जाना है, तो कार्य बांटे ना, तो कार्यात्मक विभेदनता है, कार्य की विभेदन। इसके अंदर कोशिका एक निश्चित कार्य करने योग्य हो जाती है। ये मैं पौधों की बात बता रहा हूँ, ऐसा कैसा जंतुओं में भी होता है, हमारे अंदर भी तो होता है। एक कोशिका को मांसपेशियों का बनने का काम दे दिया, एक को तंत्रिका बना दिया, एक को कुछ और बना दिया, अलग अलग कामों के हिसाब से बांट दिया। तो कार्य के हिसाब से विभेदन, संरचना के हिसाब से विभेदन, लेकिन अब यहाँ विभेदन होगा, परिपक्वता आएगी, ठीक है, और अब ये स्थायी उत्तक बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर मैं ऊपर शीर्ष से देखूं, सबसे ऊपर रहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल, उससे बनने वाली सेल उसके नीचे जिसमें दीर्घीकरण हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर और परिपक्वता आ जाती है और कार्य के हिसाब से बंटवारा हो जाता है, कार्य और संरचना, कार्यात्मक और संरचनात्मक विभेदन का। तो तीन फेज होती है ग्रोथ की, फेजेस ऑफ ग्रोथ तीन रहेगा, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। विभजोत्तक की भाग चरण हो गया, फिर दीर्घीकरण का, और फिर है ये परिपक्वता या विभेदन का फेज। इस तरह से तीन हिस्से होते हैं। अब इसको मैं एनसीईआरटी के एक छोटे से डायग्राम से आपको और समझाता हूं। देखो, ये देखिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम, ये बीज से निकल रही जड़ यहां दिखाने की कोशिश की है। अब देखो इसके अंदर ये थोड़े इसके हिस्से बांट दिए, ये आगे का शीर्ष वाला हिस्सा है, तो ये जो आगे का ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये क्या है, मेरिस्टम, ठीक है। अब आप देखो जब ये बढ़ा तो बढ़ोतरी हो गई, देखो इतनी, तो ये लाइनें दिखा रहा है कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा। ये वाला हिस्सा देखो लगभग 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 यही का यही है, ये और ये हिस्से तो अपनी जगह ही नहीं बदल रहे। इसके बाद वाली लाइन भी सीधी की सीधी जा रही है, मतलब ये हिस्सा जो है वो तो यूं का यूं चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। देखो ये थोड़ा बड़ा, फिर ये बड़ा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। देखो ये मतलब आप देखो ये यहां से लेकर ये यहां तक का भाग, ये सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शा रहा है। ये तो बिल्कुल फिक्स भाग है, और ये जो बीच का मतलब ये जो भाग है ये इस तरह से है, और ये जो सबसे आगे वाला भाग है वो ये कहीं, समझे कुछ, ये इस तरह से फैल रहा है। तो अब देखो ये वाला जो भाग है ये तो है मेरिस्टम वाला भाग, और मेरिस्टम वाले भाग में ज्यादा बढ़ोतरी कुछ नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये जो पीछे वाला भाग है ये कौन सा है, परिपक्व, परिपक्वन वाला चरण है।
और ये जो बीच का भाग है ये है दीर्घीकरण, ये दीर्घीकरण इलोंगेशन। और मैंने आपको क्या कहा था, जब दीर्घीकरण होता है तब हमें एकदम से वृद्धि ज्यादा दिखी, क्योंकि कोशिकाएं फैलती। तो ये जो देखो, अब ये हिस्सा जो इतना सा था यहाँ के इतना बड़ा हो गया, मतलब यहाँ की कोशिकाएं कई कई गुना बढ़ जाती दीर्घीकरण में। तो दीर्घीकरण वाले हिस्से में आपको अच्छी खासी वृद्धि और लंबाई बढ़ती हुई दिखेगी। आगे का हिस्सा लगभग वैसा का वैसा रहता है, पीछे का हिस्सा स्थायी होता जाता है। अब इसमें जो स्थायी ऊतक बन गए, जो भी अलग अलग प्रकार के विभेदन के हिसाब से वो रह जाते। दीर्घीकरण हिस्से में सबसे ये तीन हिस्से, इस तरह से जो वृद्धि के तीन चरण हैं पौधे में, वृद्धि के तीनों चरण एक साथ दिख जाएंगे आपको। विभजोतकी चरण, दीर्घीकरण चरण, परिपक्वन का चरण, ये तीनों दिखेंगे। तो ये मैंने आपको वृद्धि की कुछ आरंभिक बातें बताई है कि वृद्धि क्या है और वृद्धि की कुछ जनरल बातें। मैं अगर एनसीईआरटी पे चलूं तो एनसीईआरटी में अब आपको करना क्या है कि जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको भी आपको क्या घर पे भी, खैर एनसीईआरटी तो साथ साथ पढ़नी है। तो ये हमारा चैप्टर है अध्याय 15 पादप वृद्धि और परिवर्धन। जनरल बातें लिखी है, ये मैं एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान बात लिखी है पौधों की वृद्धि के बारे में, आराम से पढ़ सकते हो। बहुत आसान सी चीज है कि वही जायगोट से सारा काम होगा। और देखो यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की कि ये बीज अंकुरण हुआ तो कैसे छोटा पौधा फिर बड़ा पौधा, ये वृद्धि दिखा रहा है, एक उदाहरण के तौर पर दिया है। फिर ये वृद्धि की परिभाषा दी है जो मैंने आपको बताई थी। वृद्धि अपरिमित है, मतलब वही असीमित वृद्धि है, ग्रोथ इनडिटर्मिनेंट होती है पौधों की, ये बता रखा है। उसके बाद में और देखो ये फिर ये वाला डायग्राम बताया आपको मैंने कि संवहनिक ऊतक और ये परोतंत्र मूल तंत्र। इसके बाद वृद्धि माप योग्य है, तो वृद्धि को नापा जा सकता है, ये 3,50,000 गुणे सारा इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला डायग्राम मैंने आपको भी बताया था। और फिर वृद्धि के चरण दे रखे हैं, विभजोतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता का चरण, ये सारे वृद्धि के चरण वो इसमें थोड़े बहुत दिख भी रहे। तो हमने यहाँ तक की चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया वृद्धि का जनरल पार्ट आज हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या चीज है, ग्रोथ क्या होती है और पौधों की ग्रोथ में क्या खास बातें हैं। अब अगले हिस्से में हम वृद्धि के बारे में भी और बात करेंगे, वृद्धि की दर कैसे निकालते हैं और फिर विभेदन कैसे है और विकास का क्या मतलब है।